आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं नियो क्लासिकल थ्योरी। अभी तक हमने जो चीज़ देख चुके थे वो है क्लासिकल थ्योरी। और क्लासिकल थ्योरी में हमने सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात देखे थे कि मैन जो है वो इक्वल्स टू क्या है, मशीन के। अब क्लासिकल थ्योरी के भी हमने सारे पार्ट्स देख लिए थे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। तो साइंटिफिक टेम्पर भी देख चुके थे, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल भी देख चुके थे और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल भी देख चुके थे। उसके बाद आती है क्लासिकल थ्योरी। न्यू क्लासिकल थ्योरी कौन सा था? जब इवोल्यूशन हुआ था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब बहुत एंशियंट वाली थी, पुरानी जो थी वो कौन सी थी? क्लासिकल। उसके बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट आया और लोगों ने बोला कि यार मैन इज नॉट इक्वल्स टू मशीन। अब वो बात कब कहे उन्होंने कहे नियो क्लासिकल थ्योरी में। अब नियो क्लासिकल तो क्लासिकल का नया रूप हो गया नियो क्लासिकल। अब क्लासिकल के अंदर जो थ्योरी आती है उसे बोला जाता है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। अब ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दिया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को कोई प्रपोज करता है अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट और उनका नाम है एल्टन मायो। ये आपका काम है कि जैसे ही मैंने नाम लिखा उसके बाद गूगल करें, ताकि स्टिमुलेशन होगा आपके ब्रेन में और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को याद रख पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद बोला जाता है, इनको क्या कहा गया है, एक्सक्यूज मी, हाँ। अब हम कंटिन्यू करते हैं चीज़ को। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कौन देता है इसको? एल्टन मायो। ही इज फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, तो आपके दिमाग में फट से एल्टन मायो आना चाहिए। हिज रिसर्च वाज फोकस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ वर्कर एंड देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी कीपिंग इन द व्यू। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे आएगी, ये प्रोडक्शन और बिहेवियर पे तो ध्यान रख रहा है, लेकिन कौन से फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए? कौन से फैक्टर्स? ये चार, फिजिकल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। ये जो चार फैक्टर हैं, अभी तक इसके पहले हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे? आदमी को पैसों से जोड़ रहे हैं, इकोनॉमिक मोटिवेशन था आदमी के काम करने का, वाली थियरी क्या थी? क्लासिकल। लेकिन यहाँ पे हम आगे और भी डायमेंशंस को टच करती हुई बात करेंगे, तो वो हो जाएंगे फिजिकल, इकोनॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, अब इस थ्योरी को आगे पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी होगा कि ये थ्योरी कैसे इवॉल्व होती है। तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं। और कहाँ पे होंगे ये होते हैं, क्या कहते हैं, शिकागो की एक कंपनी है, उस हाउथॉर्न स्टडी कहा जाता है और इस एक्सपेरिमेंट को। और ये अपने चलते हैं 8 साल तक। 8 साल तक एक्सपेरिमेंट होते हैं और इस एक्सपेरिमेंट की भी बहुत सारी सीरीज होती है कि अलग अलग चंक्स को। और एक और चीज दिमाग में याद रखिए कि ये क्लोज्ड इन्वायरमेंट में सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, मतलब कंपनी के अंदर और प्री डिटरमाइंड मैनर में, कि हमको पता है कि हमको करना क्या है। एक्स एक्सपेरिमेंट करें तो हमको पता है कि हम किस रिजल्ट के लिए भग रहे हैं, वाई एक्सपेरिमेंट किस रिजल्ट के लिए, किस चीज को, जेड, फिर है ना, ऐसे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो भी चल रहे हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हमको ये पता है, हम रिजल्ट क्या चाहते हैं, ये चीज देखना चाह रहे हैं, और हम कहाँ करने वाले हैं, ये चीजें हमको पता होती है। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करे हैं एल्टन मायो ने और उनके एसोसिएट्स ने। तो अब देखते हैं कि हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो 1924 से 32 चलता है, उसमें क्या होता है। लेटर दिस एक्सपेरिमेंट बिकम द बेस ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। मतलब ये एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे हम, तो वही हमने बोला ये थ्योरी है। थ्योरी में क्या करेंगे? हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, इनपुट आउटपुट, और फिर चीज़ों को बैलेंस करेंगे, फिर एक थ्योरी प्रपोज होगी। वेयर दिस एक्सपेरिमेंट डन, कहाँ पे होते हैं ये? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एट हाउथॉर्न नियर शिकागो। शिकागो की एक हाउथॉर्न कंपनी है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के नाम से। अब सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं हम। तो पहला एक्सपेरिमेंट होता है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। ये 1924 से 27, 3 साल के लिए चलता है। फिर रिले असेंबली 1 साल के लिए, मास इंटरविंग 2 साल के लिए, और बैंक वायरिंग 1 साल के लिए। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट होते हैं। इन 4 एक्सपेरिमेंट के हम क्या चीज देखेंगे? सबसे पहली बात, ये एक्सपेरिमेंट क्या है, तो ये क्या है, मतलब व्हाट। फिर हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ ना कुछ हम सोचते हैं तभी एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर उसके कुछ रिजल्ट आएंगे, और एक्सपेरिमेंट करते समय आदमी हाइपोथेसिस तो मान के चलता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, तो हाइपोथेसिस देखेंगे और फिर उसका रिजल्ट का कंक्लूजन देखेंगे क्या इस एक्सपेरिमेंट ने हमको दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि मान के चलिए एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या हो गया हमारी? हाउथॉर्न कंपनी हो गई। वहां पे इतने इतने एम्प्लॉय हैं। तो अगर, और हमने बोले ये एक्स चंक है और एक वाई चंक है उसी कंपनी की यूनिट, मतलब ये पहला रूम है ना, ये पहला रूम हो गया,
ये हो गया पहला रूम, ये हो गया दूसरा रूम। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लाइट वेरी करूँगा, और यहाँ पे भी, यहाँ पे लाइट कांस्टेंट रखूँगा, लाइट को मैं कांस्टेंट रखूँगा। तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि जहाँ लाइट वेरी होगी वहाँ पे तो प्रोडक्टिविटी गिरेगी, गिरना ही गिरना है प्रोडक्टिविटी, और जहाँ पे कांस्टेंट लाइट रखूँगा वहाँ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि कांस्टेंट लाइटिंग है। तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने सस्पेंस आपके दिमाग में डाल दिया, अब देखते हैं क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, वेरिंग लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन इफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी। सबको लगेगा कि इल्यूमिनेशन मतलब लाइट को ऊपर नीचे करेंगे तो प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ेगा। हाइपोथेसिस क्या मान के चला इन्होंने सोचा इस एक्सपेरिमेंट की क्या होगा, हायर द इल्यूमिनेशन प्रोडक्टिव विल बी हायर, मतलब ज़्यादा लाइट रहेगा रूम में तो काम करने में आसानी होगी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, पहला ग्रुप को रखते हैं वेरिंग, जहाँ पे लाइट वेरी करती है, सेकंड ग्रुप फिक्स्ड लाइट रखते हैं। रिजल्ट क्या आता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेरिएशन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, मतलब ग्रुप एक्स था ग्रुप वाई था, दोनों में लाइट को एक को वेरी करे एक में नहीं करे तब भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। मतलब सरप्राइजिंग रिजल्ट आया, क्या आया कि वेरिएशन ऑफ लाइट से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ पे ये चीज हुई थी कि प्रोडक्टिविटी ओनली डिक्रीज व्हेन लाइट फॉल बिलो नॉर्मल लेवल, मतलब जहां दिखेगा ही नहीं तो सीधी बात है प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, लेकिन तुम दिखने वाली लाइटिंग को बढ़ा चढ़ा के भी करोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उनने ये कहा। तो इससे कंक्लूजन क्या लिखना, इल्यूमिनेशन did not affect any productivity, ये बात लिखा। ह्यूमन फैक्टर वॉज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइन प्रोडक्टिविटी बट विच एस्पेक्ट वॉज अफेक्टिंग इट वॉज नॉट श्योर, मतलब यहाँ पे पता तो चल गया कि भैया ठीक है फिजिकल फैक्टर क्या है, लाइटिंग वेरी करना, उसको हमने वेरी करके देखे उससे तो फर्क पड़ा नहीं, तो इतना तो पता चल गया कि फिजिकल फैक्टर तो है नहीं, कौन सा फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर, लेकिन कौन सा ह्यूमन फैक्टर है ये पता नहीं चल पाया। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पे रोका गया और इस एक्सपेरिमेंट को और जानने के लिए हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट करे, दैट इज व्हाई अनदर फेज ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज अंडरटेकन। अब देखते हैं हम असेंबली टेस्ट, मतलब रिले असेंबली टेस्ट में क्या होता है कि जो टेलीफोन वायर्स की रिलेज रहती है उनको कनेक्ट करने का काम किया जाता है। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव था, डिटरमाइन द इफेक्ट चेंज इन द वेरियस जॉब कंडीशन ऑन अ ग्रुप प्रोडक्टिविटी, मतलब जो चेंजेस हमने लाए जॉब की कंडीशन में तो प्रोडक्टिविटी, ग्रुप प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है, हम ये देखना चाह रहे थे इससे। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किए हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमने दो गर्ल को चूज करा, ये प्यारी प्यारी लड़कियां बना देते हैं हम, फ्रॉक भी पहना दो इनको और हंसवा भी दो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये दो लड़कियां आई, फिर उनको हमने बोले कि भैया तुम अपने हिसाब से अपनी को वर्कर्स चुन लो, मतलब मान के चलिए ये एक्स नाम की लड़की है और ये वाई नाम की लड़की, तो इसको बोले कि तुमको अगर 4 लड़की चूज करना है तो तुम अपनी पसंद की चूज कर लो जिसके साथ तुम काम करोगी। वाई को भी बोल दी तुम भी 4 चूज कर लो तुम्हारे को जिसके साथ काम करना है। फिर उसके बाद क्या कहा गया, जॉब असेंबली, जॉब क्या थी, असेंबली ऑफ टेलीफोन रिलेज, जो टेलीफोन के रिलेज होते हैं ना, जब उस समय टेलीफोनिक मॉडल था तो रिलेज होते थे, तो उनको असेंबल करने का काम इनको दिया था। तो और इस पे आउटपुट जो था, हमने आउटपुट को किस चीज़ पे डिपेंड रखा था, स्पीड और कंटिन्यूटी, किस स्पीड से ये लड़कियां और इनके कोवर्कर्स काम करेंगे और उनकी कंटिन्यूटी के हिसाब से प्रोडक्टिविटी आएगी, उस हिसाब से आउटपुट डिफाइन करे थे। फिर ये क्या बात लिखी हुई है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड विद इंट्रोड्यूसिंग न्यूमरस चेंज इन द सीक्वेंस विच वाज ड्यूरिंग रेंजिंग 4 से 12 वीक। मान के चलिए कि हमने रिले तो लगवा लिया, लेकिन हमने क्या कंडीशन रखे, कंडीशन C1, C2, C3, 3 कंडीशन रखे। पहली कंडीशन में काम करवाए कब से, 4 से 12 वीक सप्ताह के लिए, फिर दूसरी कंडीशन में, तीसरी कंडीशन में, ताकि हमने सोचे कि हम कंडीशन चेंज करेंगे तो इनकी प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आएंगे क्या। इस हिसाब से हमने हाइपोथेसिस मान के चले थे कि ये करने की कोशिश करते। ऑब्जर्वर वर एसोसिएटेड विद द गर्ल्स टू सुपरवाइज देयर वर्क, और हर लड़कियों के साथ ऑब्जर्वर रखे थे, सुपरवाइजर रखे थे जो उनकी सुपरवाइज करने वाला था। तो एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन जब आती थी तो ऑब्जर्वर से कंसल्ट करती थी लड़कियां और उनकी डिमांड को भी कंसिडर किया जाता था। तो समझ में आ गया सिनेरियो क्या है, सिनेरियो क्या है, हम टेलीफोन रिले करवाना चाहते हैं, 2 लड़कियों का ग्रुप कर दिए, उनको कोवर्कर्स दे दिए और हमने उनकी कंडीशन चेंज करते जाएंगे हम 4 से 12 वीक के बाद में, और हमको पता, और हम ये देखने, और स्पीड और कंटिन्यूटी हमारा फैक्टर रहेगा, उस पर आउटपुट डिपेंड करेगा, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि कंडीशन को चेंज करेंगे तो ग्रुप प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क आएगा, ठीक है। फॉलोइंग चेंजेस एंड द रिजल्टेंट आउटकम्स, मतलब हमने क्या क्या चेंजेस करे वो हम देखने वाले हैं और क्या आउटपुट आया हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने करे इंसेंटिव सिस्टम चेंज, ईच गर्ल्स एक्स्ट्रा पे बेस्ड ऑन द अदर 5 रेदर देन आउटपुट ऑफ लार्जर गुड। मतलब ये बात क्या कहना चाह रहे हैं, इंसेंटिव सिस्टम में, यहाँ पे फोकस करिए आप, इंसेंटिव सिस्टम में मतलब हमने क्या रखे कि मान के चलिए 5 लड़कियां हैं, मतलब एक लड़की और उसके कोवर्कर्स 4 थे, तो हमने बोले कि अगर एक लड़की वीक करेगी
है ना, एक लड़की का मतलब काम सही रहेगा तो दूसरे को भी अफेक्ट करेगा वो, मतलब ईच गर्ल्स एक्स्ट्रा पे बेस्ड ऑन अदर 5, मतलब अगर ये भी अच्छा काम करेंगे तभी इसके एफर्ट्स, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमारी, इसको एक्स्ट्रा पे मिलेगा। अगर अगर बाकी लोगों ने इसको कॉपरेट नहीं करे तो इसको भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो मतलब हमने ग्रुप इंसेंटिव को डिवाइड कर दी, तो इससे क्या होगा, जानबूझ के कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ग्रुप में 5 लोग हैं तो एक ही ज्यादा अच्छा काम करेगा, बाकी आराम करते रहेंगे। यहाँ पे सबको काम करना पड़ेगा क्योंकि एक की सक्सेस दूसरे की सक्सेस पे डिपेंड है। ऐसा करने से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगी। अब दूसरा चेंज क्या करते हैं, रेस्ट ड्यूरेशन इंक्रीज 5 मिनट टू 10 मिनट, मतलब जो रेस्ट दे दिया जाता था उनको लड़कियों का, वो हमने इंक्रीज कर दिया। 5 मिनट से क्या कर दिया, उसको हमने 10 मिनट कर दिया। तो सीधी बात है, रेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो लोगों को मेंटल फटीग कम होगा, तो उससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इन मॉर्निंग कॉफ़ी एंड इवनिंग स्नैक, मतलब क्या करने लगे, सुबह लड़कियां आती थी काम करने तो उनको मॉर्निंग में कॉफ़ी मिल गई, शाम को स्नैक मिल गया, तो क्या लगा, लड़कियों को ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ाव मिलेगा, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अलाउिंग गर्ल्स टू लीव अर्ली लाइक 4:30 PM इंस्टेड ऑफ 5 PM, मतलब सीधी बात है, अगर तुम्हारा काम हो गया, तुमने जो टारगेट सेट करे थे, अगर वो 5 बजे भी कंप्लीट, मतलब 4:30 बजे ही कंप्लीट हो जाता, तो ऐसा नहीं कि तुमको 5 बजे तक करना है या फिर एक्स्ट्रा तुमको लोड दिया जाएगा, तुमको जाने देंगे। तो इससे क्या होगा, लड़कियों को फिर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन ज़्यादा जुड़ेगी और इससे प्रोडक्टिविटी होगी। लेकिन अब आता है कहानी में सस्पेंस। सस्पेंस क्या आएगा, सस्पेंस ये आने वाला है कि तुमको ऐसा लग रहा है अच्छा ये बात तो क्या है, लेकिन जब मतलब एल्टन मायोर ने पूरी कंडीशन को रिवर्स कर दिया, मतलब ये तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे चेंजेस करने से, उसने क्या करा, अब कंडीशन को पहले जैसे कर दिया, मतलब तुमको ना ही इंसेंटिव मिलेगा, ना ही रेस्ट मिलेगा, ना ही गर्ल्स को जल्दी जाने को मिलेगा, ये सब कर दिया। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे सब शौक में आ जाते हैं, भैया ऐसा क्या हो गया, वो अब हम आगे देखते हैं। इट वॉज अज्यूम्ड दैट दीज पॉजिटिव रिजल्ट्स केम ड्यू टू चेंज वॉज मैड, मतलब जो हमने चेंज बदलाव लाया इसलिए आया पॉजिटिव, सबको लगता है। बट नाउ रिसर्चर रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, दैट मीन नो रेस्ट नो बेनिफिट सरप्राइजिंग स्टिल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, भैया ऐसा क्यों हुआ, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड, मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू, क्यों इंक्रीज होती प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती है, अब हम वो देखते हैं। गर्ल्स एटीट्यूड्स टुवर्ड वर्क, लड़कियों का जो एटीट्यूड होता है उसकी वजह से काम, मतलब जो वर्कर का जो एटीट्यूड है काम का, उस वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी। दे डेवलप्ड सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब उनको कंपनी से अपनापन महसूस होने लगा और कंपनी के लिए वो काम करने को सोचने लगे, मतलब सोशल बिहेवियर और जो सुपरवाइजर को के बीच में लड़कियों की आउटपुट्स हम लेने लगे थे और कम्युनिकेशन रखे थे। तो मतलब यहाँ पे एक प्रकार से ह्यूमन फैक्टर ने कितनी इंपॉर्टेंस की रोल प्ले करी कि हम मैकेनिकल, मतलब इंसेंटिव क्या है, इकोनॉमिक चीज हो गई, स्नैक खिलाना क्या है, लालच हो गई, इन सब चीज के बावजूद प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के पीछे क्या, एक तो सबसे पहला एटीट्यूड निकल के आया, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बिलीव हुआ, और जो ऑब्जर्वर रखे थे उनके बीच में कम्युनिकेशन जो था उसने बहुत बड़ा रोल प्ले करा। समझ में आई ये बात। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा एक्सपेरिमेंट, मास इंटरव्यूइंग। तो इसमें क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा क्या है, तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट अबाउट 20,000 इंटरव्यूज वाज कंडक्टेड, मतलब क्या हुआ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके एम्प्लॉइज थे उनके बीच में उनका इंटरव्यू किया गया ताकि हम उनको जान पाएं। तो इंटरव्यू पहले क्या था, पहले इनिशियली डायरेक्ट क्वेश्चनिंग होती थी, मतलब क्या तुम्हारे को कंपनी अच्छी लग रही है, हाँ, क्या तुमने खाना खा लिया, हाँ, क्या तुमको कंपनी में मैनेजर पसंद आ रहा है, हाँ, क्या तुमको, हाँ या ना, हाँ या ना, यानी यस नो के फॉर्म में जो क्वेश्चनिंग होती थी पहले इनिशियलिंग हुई। लेकिन समझ में आया भैया ऐसा करने से हमको तो चीजें क्लियर होंगी नहीं, कैसे क्या चीजें हो रही हैं वो तो क्लियरली समझ में आएगी नहीं, तो हमको इनडायरेक्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा, मतलब रूट कॉज को जानने के लिए हमको इनडायरेक्टली क्वेश्चन करनी पड़ती होती है। तो यहाँ पे फोकस करते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट 20,000 एक्सपेरिमेंट किए गए। इनिशियली क्वेश्चनिंग वाज डायरेक्ट, फिर उसके बाद क्या हुआ, लेटर चेंज इनटू नॉन डायरेक्टिव बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चनिंग हैड प्रॉब्लम टू फाइंड आउट रूट कॉज मिल नहीं रहा था, इसलिए हम इनडायरेक्टली और स्विच हुए। इंटरव्यू प्रोग्राम गिव वैल्यूएबल इंसाइट अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कंपनी, मतलब इंटरव्यू करने से क्या हो गया, हमको जो कई चीजें हमको ना कंपनी के रूल से पता नहीं होती, लेकिन संवाद से पता होती है कि आदमी के दिमाग में चल क्या रहा है। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें इससे पता चली। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। अब देखो कि तुमने इतने सारे टेस्ट कर रहे थे, हर टेस्ट के पीछे की मंशा तो जान ले कि ऐसी क्या मंशा थी। तो इस टेस्ट की मंशा थी
इस टेस्ट की मंशा थी आइडेंटिफाइड एरिया सो दैट ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब हमको वो एरिया ढूंढना है जिससे लोगों को काम करने की ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो, काम करने के लिए काम करें, ना कि इकोनॉमिक फैक्टर हो। मतलब जो समय अपना आदमी वो गुताएगा अपना 9 से 5 बजे का, उसको वहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो, फ्रस्ट्रेशन के साथ नहीं जाए। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव था, समझ में आ गया। तो ये सबसे पहले मास इंटरव्यू अगर मान के जब लिखेंगे आप आंसर, तो सबसे पहले लिखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव, फिर एक्सपेरिमेंट क्या था और उसके बाद इसके आउटपुट क्या आए। तो अब इसने क्या क्या आउटपुट आया, अब हम वो चीज़ को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला, गिविंग एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी टू टॉक एंड एक्सप्रेस ग्रीवेंसेस वुड इंक्रीज मोराल। सीधी बात है, यहाँ पे हमने क्या दी है, एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी दी है, क्या करने के लिए, बात करने के लिए और अपनी तकलीफों को एक्सप्रेस करने के लिए। तो उससे क्या होगा, उसका मोराल इंक्रीज होगा। मोराल इंक्रीज होगा तो उसको काम करने में मजा आएगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होगी, कंपनी से प्रेम होगा और अपने काम को प्रेम करने लगेगा। वर्कर्स वॉज गवर्न बाय एक्सपीरियंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटपुट कंपनी। मतलब हमको ये पता चल गया कि लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस जो गवर्न करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सिर्फ कंपनी के अंदर आने से नहीं, आउटसाइड, मतलब अपने कलीग्स के साथ किस तरीके की रिलेशनशिप है कंपनी के बाहर भी, क्या हम दोस्ती अच्छी सी स्टेब्लिश कर पा रहे हैं, एक रिश्ता स्थापित कर पा रहे हैं, क्या मानवता के लिए हम जो एकत्र होकर काम कर रहे हैं उसमें हम सही में एक दूसरे की सहभागिता निभा पा रहे हैं। तो ये हो गया आउटसाइड फैक्टर। इनसाइड तो कंपनी के रूल्स होते हैं। तो मतलब आदमी का जो एक्सपीरियंस होता है वो गवर्न किस चीज़ से होता है, इनसाइड और आउटसाइड एक्सपीरियंस से होता है। तो ये किससे पता चला हमको, इंटरव्यू करने से। फिर उसके बाद आगे क्या होता है, एम्प्लॉय काउंसलिंग प्रोग्राम वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एम्प्लॉय फील पॉजिटिव अबाउट द वर्क एनवायरनमेंट। सीधी बात है, उनसे संवाद करके तो उनको पॉजिटिव फील होगा अपने वर्क एनवायरनमेंट का। वर्कर बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय द ग्रुप बिहेवियर, मतलब इस इंटरव्यू करने के बाद, इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चला कि जो वर्कर का बिहेवियर किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, ग्रुप बिहेवियर से। मतलब हम जो क्लासिकल थ्योरी में बात करते हैं सिर्फ पैसा 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 और नियम नियम, ऐसा नहीं है। अगर तुमको अपने कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो वर्कर कैसे ग्रुप बिहेवियर में काम कर रहा है उससे वो इन्फ्लुएंस होता ही होता है। ये इंटरव्यू वाले से चीज पता चला। अब हम देखते हैं बैंक वायरिंग टेस्ट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सबसे पहले बैंक वायरिंग टेस्ट का, फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑन इंडिविजुअल। जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं उनका क्या इंपैक्ट होता है इंडिविजुअल्स पर, इसका ये ऑब्जेक्टिव था। एक्सपेरिमेंट में क्या थे, 14 मेल वर्कर्स थे। वर्क इंगेज इन असेंबली ऑफ टर्मिनल बैंक ऑफ वायर यूज इन टेलीफोन चेंज, मतलब टेलीफोन एक्सचेंज के लिए जो वायर्स के टर्मिनल्स को असेंबली करने का काम दिया गया था बैंक के। इसमें कितने वर्कर्स थे, 14 मेल वर्कर्स थे। अब इसमें हाइपोथेसिस हमने क्या सोच के रखे, हाईली इफिशियंट वर्कर वुड ब्रिंग प्रेशर ऑन लेस इफिशियंट वर्कर टू इंक्रीज आउटपुट एंड मेक एडवांटेज ऑफ ग्रुप इंसेंटिव प्लान। देखो इसमें क्या हुआ, 4 लोग हैं, 14 को छोड़ो, अभी 4 से समझते हैं। ए है, बी है, सी है और डी। ये है भैया विराट कोहली, है ना, और स्कोर बनाना है हमको 100 रन। तो बी है गांव का प्लेयर, मतलब अनस्किल्ड, ये तहसील का और ये जिला लेवल का खेल है। तो विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस है वो इन्फ्लुएंस करेगा इन चारों को और 100 रन बनाने में मदद करेगा हमको, ऐसा हम ये सोच के चल रहे थे। इससे क्या होगा, 100 रन बहुत आसानी से बन जाएंगे। और जो ग्रुप इंसेंटिव मिलता है, मतलब एक के वर्क से दूसरे के वर्क इंसेंटिव में फर्क आता है, तो बाकी लोग को भी प्रोत्साहित करेगा कि हम विराट कोहली बने। ऐसा हमने हाइपोथेसिस माने थे। तो कि इफिशिएंट वर्कर से मोटिवेट होंगे बाकी लोग और वो प्रेशर क्रिएट करेगा बाकी वर्कर पे और वो इंक्रीज होगा। लेकिन रिजल्ट क्या आया, आउटपुट क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज नहीं, एंड मेड देयर ओन स्टैंडर्ड। और क्या हो गया कि प्रोडक्टिविटी नहीं हुई और बाकी जो 3 प्लेयर थे उनने खुद के अपने स्टैंडर्ड बना लिए कंडीशन के हिसाब से। बोले हम तो विराट कोहली बन नहीं सकते, हम बना सकते हैं 10 रन, तो हमारा स्टैंडर्ड है 10 ही का, भाड़ में जाए, हमको नहीं करना, नहीं लेना वो प्रेशर। अब देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया भैया, कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो लोग उससे मोटिवेट होके 100 रन में जो विराट कोहली 50 बना रहा था हम 50 की कोशिश क्यों नहीं करें। उसका कारण था फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब उनको लगा कि हम जितना कर पा रहे हैं उतना भी नहीं कर पाएंगे, है ना, तो हमको नौकरी से निकाल देंगे, ये डर आने लगा।
दूसरा, क्योंकि हमने अपना स्टैंडर्ड बना लिया, उनको तो पता है हम 10 तो बना सकते हैं, 10 नहीं बनाएंगे तो हमको कुछ तो बनाए, कुछ तो दिए, कंपनी में बने तो रहेंगे। और मान के चलो हमको 100 रन मतलब 50 रन बनाने की विराट कोहली के चक्कर में जाना है, तो हम 0 पे आउट हो गए, तो कंपनी हमको बोलेगी यार इन्हें तो कुछ भी आउटपुट नहीं दिया, इसको निकाल दो। ये एक कारण बन गया। फियर ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, उनको लगा कि अगर भैया मैं 50 बनाने लगा तो अगली बार ये लोग क्या कहते हैं कि ब्रेडमैन के बराबर कंप्लीट करेंगे। जो डॉन ब्रेडमैन जो थे, वो उनका 99 एवरेज था, वो बहुत ही सुप्रीम लेवल के प्लेयर थे, तो हमको ब्रेडमैन का टारगेट देने लगेंगे कि 100 बना के आओ। तो क्या मतलब जबरदस्ती का लोड लेने से, इसलिए बोले हमको तो जितना काम बनता है उतना करो। और डिजायर टू प्रोटेक्ट स्लो वर्कर, उनको लगा कि जो बेचारा जो गांव का प्लेयर था जिसको कुछ भी नहीं आता था, हमको उसको भी तो सपोर्ट करना है, इसलिए उसको भी प्रोटेक्ट करने की मनसा। तो ये 3 कारण थे। तो समझ में आया जो हमने अभी देखे बैंकिंग वायरिंग टेस्ट में क्या मिला। तो यही चीज था जो इतने सीरीज ऑफ चार्ट टेस्ट हुए हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट के अंदर, इन सब ने बेस बनाया ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का। अब देखते हैं कि ह्यूमन रिलेशन जो थ्योरी थी, अब देखते हैं यहाँ पे जो लिखी हुई बात उसको पहले पढ़ते हैं, फिर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की इंप्लीकेशंस को देखते हैं। सो हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोड दैट मैन एट वर्क इज मोटिवेटेड बाय मोर देन सेटिस्फेक्शन ऑफ इकोनॉमिक नीड, मतलब अपने काम की सेटिस्फेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है उसके लिए, ना कि उसका पैसों की जरूरत। मैनेजमेंट शुड रिकॉग्नाइज पीपल एज अ सोशल बीइंग नॉट मेयरली इकोनॉमिक बीइंग, मतलब इस नियो क्लासिकल थ्योरी से क्या समझ में आता है कि आदमी को सोशल बीइंग समझना चाहिए, उसको सामाजिक इंसान समझना चाहिए, ना कि सिर्फ एक आर्थिक वस्तु। अब देखते हैं एम्प्लीकेशंस, ऐसे क्या एम्प्लीकेशंस और जो एक प्रकार से पॉजिटिव्स रहे ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी के, और क्या रेडिकल चीजें हमको इस थ्योरी ने दी। सोशल यूनिट, मतलब फैक्ट्री इज नॉट अ टेक्नो इकोनॉमिक यूनिट बट आल्सो अ सोशल यूनिट, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग पीपल, मतलब कंपनी सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमको प्रोडक्शन और कंजप्शन करना है और यहाँ पे आदमी सिर्फ रोबोट है और काम करने से उनको मतलब है, बल्कि एक संस्था सामाजिक यूनिट है, सोशल यूनिट है, वहाँ पे आदमी एक दूसरे से संबंध बनाता है और अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए कंपनी का एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और उनके प्रोत्साहन के लिए बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। ग्रुप इन्फ्लुएंस, इनफॉर्मल रिलेशन अमंग वर्कर्स आर इन्फ्लुएंशियल देन फॉर्मल रिलेशन। सीधी बात है, मैंने बताया ना कि आप घर से टेंशन हो, लेकिन आपका मैनेजर आपके पास आके बोलता है भैया क्या तकलीफ हो, और वो इतना कोऑपरेटिव होगा, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को सुनेगा, तो आप सीधी बात है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करेंगे कंपनी से। तो ग्रुप का जो इन्फ्लुएंस रहता है, आपके आसपास के जो कलीग्स हैं वो भी अगर आपसे बातचीत करें, आपके ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके काम से काम मतलब रखें, तो वो सब चीज़ें मतलब फॉर्मल रिलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पे इनफॉर्मल रिलेशन। Involvement, employee will perform better if they are allowed to participate in decision making affecting their interest। सीधी बात है, 9 से 6 बजे का टाइम में अगर कर दूं 5 बजे से 1 घंटा एक्स्ट्रा विदाउट कंसल्टिंग दी वर्कर्स, तो उनको लगेगा साला हमारी जिंदगी है, हमारी कंपनी है, लेकिन मैनेजर आता है अपनी मर्जी मनमर्जी चलाता है। अगर उस डिसीजन मेकिंग में अगर मैनेजर आए और बोले कि भैया 4 जो वर्कर हैं उनको बोले कि दोस्त हमारा प्रोडक्शन लेस हो रहा है यार, क्या आप लोग सब लोग 1-1 घंटा दे सकते हो, तो अगर मान लो एक ने बोला सर मैं 2 दे देता हूँ, आज मैं नहीं दे पाऊंगा, अगले दिन मैं अपना एक्स्ट्रा कर दूंगा, तो ये डिसीजन मेकिंग में अगर हमने उनको इन्वॉल्व कर दिए तो इससे क्या होगी, उनकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। आगे देखते हैं सुपरविजन, एम्प्लॉय विल डू वर्क मोर इफिशिएंटली व्हेन दे बिलीव दैट सुपरवाइजर इज इंटरेस्टेड इन देयर वेलफेयर, मतलब सीधी बात है, जो मैनेजर है वर्कर के ऊपर, मतलब जो बॉस है, जैसे मान के चलिए आप बनोगे डेप्यूटी कलेक्टर, तो आपके अंदर बहुत सारे वर्कर्स होंगे, उनको लगेगा कि यार ये इंसान हमारी तकलीफों को समझता है, तो उससे क्या होगा, वर्कर की इफिशिएंसी बूस्ट होगी, क्योंकि मान के चलिए आपने उसकी तकलीफ को आज समझने और उसको छुट्टी दे दी है, तो अगले दिन वो अपनी डबल मेहनत करके उस छुट्टी की भरपाई करेगा ही करेगा। मोटिवेशन, व्हेन एम्प्लॉय आर ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी देयर परफॉर्मेंस विल इंप्रूव, नॉट मनी ओनली मोटिवेट, मतलब आपको लगा कि ए बेटा तू इधर आ, तेरे को 100 रुपये दे रहे हैं, काम करके आ चल, तो उस इंसान को लगेगा यार कि मैं इतना गिरा गुर्जा आदमी हूँ कि सिर्फ 100 रुपये में बिक जाऊंगा, मतलब मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं। तो वही बात है, अगर आप जब किसी को इज्जत दोगे, डिग्निटी से उनको रिस्पेक्ट करोगे, आप बोलेंगे कि आप जैसे सब्जी लेने जाएंगे, सब्जी वाले को बेटा गाली बक दोगे, बदतमीजी से बात करोगे और पैसा फेंक दोगे उसके ऊपर, तो उसको भी चिढ़ मचेगी। लेकिन वहीं आप प्यार मोहब्बत से बात करोगे, रिस्पेक्ट दोगे उसको, तो यहाँ पे एक कौन सा फैक्टर समझ में आया कि आदमी सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता, वो एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए भी काम करता है। तो मोटिवेशन यहाँ पे कौन सा चीज आया, रिस्पेक्ट और डिग्निटी। और क्लासिकल में सिर्फ हम किस चीज की बात कर रहे थे, पैसा पैसा पैसा। गुड कम्युनिकेशन वही ऊपर के पॉइंट्स को यहाँ पे समझाता है, तो ये सेल्फ समझने वाली बात है, गुड कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए।
स्पेशल अटेंशन एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। वही होता है कि आपको अपनी स्पेशल अटेंशन दिया जाए कि मतलब आपने अच्छा काम करे तो अवार्ड दे दिए, गुड एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दे दिए, फिर आपकी कुछ इनोवेटिव आइडिया दिए तो इनोवेटिव अवार्ड दे दिए। तो ये क्या है, स्पेशल अटेंशन दे दी। फिर फ्रीडम मतलब उनने अपनी कोई इनपुट दिए तो उनको एक्सेप्ट करना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। अब देखते हैं कि इसकी क्रिटिसिज्म क्या है। लैक्स वैलिडिटी, एवरीथिंग वॉज कंट्रोल, डू नॉट वर्क इन रियल वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे जितनी भी चीज़ हो रही थी वो मैंने क्या कहा था आपको, एक कंपनी के अंदर हो रही थी और हमको पता था कि हम क्या करने वाले हैं। तो वैलिडिटी, इसकी वैलिडिटी में सवाल था कि भैया ये चीज़ तो तुम कंपनी के अंदर कर रहे हो, तुमको पता है कि तुम चाह भी क्या रहे हो और सामने वाले एक्सपेरिमेंटर को भी पता है कि तुमसे वो क्या करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे उसकी वैलिडिटी पे सवाल आ गया कि रियल वर्ल्ड में क्या खड़ी खड़ी उतर पाएगी। फिर एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी नोन सो रिजल्ट विल बी बायस्ड। मतलब वही, हम एक्सपेरिमेंट क्या करने वाले हैं हमको पहले से पता था तो रिजल्ट बायस्ड आना ही आना था। मोर फोकस ऑन ह्यूमन एस्पेक्ट, मतलब मैं इसको क्रिटिसिज्म नहीं मानता लेकिन लिखा हुआ है बहुत स्टैंडर्ड किताबों में तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। फोकस ऑन ह्यूमन एस्पेक्ट, सीधी बात है, आपने फोकस ही ह्यूमन एस्पेक्ट में करा तो क्रिटिसिज्म किस बात का। मतलब उनका कहना था कि ठीक है आप सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एस्पेक्ट के बारे में देखते हो, बाकी जो पिछला एस्पेक्ट था इकोनॉमिक वाला उसको भी कंसिडर करना था तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसी वजह से मॉडर्न थ्योरी आ जाती है, वो क्या करती है, ह्यूमन एस्पेक्ट को भी लेती है ना, मनी वाइज वाले एस्पेक्ट्स को भी लेती है। तो इससे समझ में आ जाता है कि वो दोनों को मिला के दोनों की कमियों को दूर करती है मॉडर्न थ्योरी, जो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। मोर फोकस ऑन ग्रुप डिसीजन मेकिंग रेदर देन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। मतलब वही ग्रुप इंसेंटिव, ग्रुपिंग की बात करें तो इंडिविजुअल की वैलिडिटी को खत्म कर देता है। ओवर इंपॉर्टेंस टू फ्रीडम ऑफ वर्कर, मतलब नो फोकस ऑन सुपरवाइजर एंड मैनेजमेंट। मतलब सुपरवाइजर और मैनेजमेंट को साइडलाइन कर दिया और सीधे ग्राउंड लेवल वर्कर पे ही फोकस कर दिए थे। तो उससे क्या होगा, सीधी बात है, थोड़ा तो मतलब परफॉर्मेंस और क्या कहते हैं जो सही तरीके से चेक एंड बैलेंस रूल्स का जो होगा वो डिसबैलेंस होगा। तो इस तरीके से हमने जो पूरी चीज़ देखी वहाँ पे ये खत्म होती न्यू क्लासिकल थ्योरी। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी के सारे डायमेंशंस हमने कवर कर लिए। इसी से आप 3 मार्कर बना सकते हो, इनफ कंटेंट है, 5 भी बना सकते हो, 11 भी बना सकते हो। अब आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे मॉडर्न थ्योरी, उसी के साथ हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की थ्योरीज खत्म हो जाएंगी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और लेक्चर सीरीज़ को पसंद आ रही है तो शेयर करिए, तो अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।